नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आ जाइए सभी लोग, फटाफट स्टार्ट करते हैं। मैं आपके कमेंट ऑन कर देता हूं, फिर हम आज शानदार टॉपिक है, धीरे धीरे भूगोल की यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं। नए नए विचार भूगोल में रूप ले रहे हैं और भूगोल का एक नया स्वरूप हमारे सामने उभर कर आ रहा है। उस पूरे नए स्वरूप को हम देखने जा रहे हैं। एक सेकंड। यस, क्या बात है। आज काफ़ी लोग लाइव हैं शाम वाली क्लास में। मॉर्निंग में इतने बच्चे, इतने स्टूडेंट लाइव नहीं आ पाते हैं क्योंकि अपने अपने जगह सब लोग बिजी रहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। विश्व में नया युद्ध हो रहा है। विश्व में भी नया युद्ध हो रहा है। नया युद्ध क्या हो रहा है विश्व में? नितिन, ये कौन सा नई सूचना दे दी? मैं 2 दिन से अखबार नहीं पढ़ पा रहा हूँ, मुझे जानकारी नहीं है। मोदी जी हमारे अभी यहाँ पे जोधपुर में आके गए हैं और मैंने क्या बोल के गए हैं अभी तक अखबार नहीं पढ़ा है। बड़ी भीड़ जुटाई थी और बहुत बड़ा कार्यक्रम, मोदी जी की रैली थी। तो क्या युद्ध हो रहा है? चलिए आप सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्टार्ट करते हैं। शानदार जो हम सुबह देख रहे थे उसी को ही हमें आगे बढ़ाना है, राइट। देखो हमने क्या, कहाँ तक हमने यात्रा की उसका थोड़ा सा मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है। फिर फटाफट टू द पॉइंट हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि मैं थोड़ा स्लो चल रहा हूँ, क्योंकि जो है चीज़ों को इंटरलिंक करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। भूगोल का प्रथम पैराडाइम जिसे हम निश्चयवाद कहते हैं, ठीक है, उसके साथ में भौतिक भूगोल भी चल रहा था। निश्चयवाद की समाप्ति या निश्चयवाद के साथ साथ में भूगोल का द्वितीय पैराडाइम 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशक में संभववाद की उत्पत्ति होती है। संभववाद जो है ज़्यादा टिकता नहीं है, कम समय में चलता है। तो संभववाद की समाप्ति और ऑलमोस्ट निश्चयवाद की समाप्ति दोनों साथ में ही होती है। दोनों के समन्वय से एक निकलकर नया विचार आता है जिसका नाम होता है नवनिश्चयवाद, ठीक है। नवनिश्चयवाद पैरेलली साथ साथ में चलता है। इसी दौरान जो प्रादेशिक भूगोल की नींव रखी गई थी, जो एक कोरोलॉजी की नींव रखी गई थी कांट के द्वारा, हेटनर के द्वारा, 1925 में कार्ल सावर के द्वारा, उसी परंपरा को, उसी प्रादेशिक भूगोल को क्षेत्रीय विभेदन के रूप में, एक नए नाम के रूप में आगे कौन बढ़ाता है? यहाँ पर होड्सोन आगे बढ़ाता है, ठीक है, जिसे एरियल डिफरेंशिएशन कहते हैं। क्षेत्रीय विभेदन सिंपल भाषा में 2 लाइनों में अगर उसको हम कंप्लीट करें, पूरा करें, तो यह है कि जो पृथ्वी है उसके ऊपर पाए जाने वाले तत्वों की विविधात्मक लक्षणों का अध्ययन करना। तो विविधात्मक लक्षण क्या है कि प्रदेश विशेष में जो परिघटनाएं हैं या किसी भूदृश्य की जो विशिष्टता है, अनुठापन है, उसकी यूनिकनेस है, उस विशिष्टता का अध्ययन करना, ठीक है। प्रदेश विशेष की विशिष्टता का अध्ययन करना, उसका अध्ययन करने के बाद उसकी उत्पत्ति के कारणों की विवेचना करना, समीक्षा करना और साथ में आसपास के प्रदेशों से उसकी तुलनात्मक अध्ययन करना। ये सिंपल भाषा में अगर हम कहें तो ये हमारा क्या है? क्षेत्रीय विभेदन है, जिसको हमने पूरा मॉर्निंग में डिटेल से पढ़ा। उसके बाद में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो धीरे धीरे जो ये विचार है प्रादेशिक भूगोल का, ये बड़ा जोर शोर से भूगोल में चलता है, जिसको हम इडियोग्राफिक मेथड कहते हैं। मतलब वर्णनात्मक भूगोल है कि जो भूदृश्य आपके सामने दिखाई दे रहा है उसके विशिष्ट तत्वों का क्षेत्रीय विभेदन के रूप में वर्णन कर दो। सामान्य ये प्रादेशिक भूगोल की ही परंपरा है, क्षेत्रीय विभेदन या कोरोग्राफी, जिसको क्षेत्र वर्णनी भूगोल कहते हैं, उसी की परंपरा है आगे क्षेत्रीय विभेदन। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि ऐसे लगने लग गया कि यार जो बाकी विषय है, उन बाकी विषयों में तो सारा वैज्ञानिक विश्लेषण हो रहा है, नियम बनाए जा रहे हैं, बड़े बड़े प्रतिमान, बड़े बड़े सिद्धांत, बड़े बड़े मॉडल्स दिए जा रहे हैं। हमारे भूगोल में ऐसा क्या हो गया? हमारे भूगोल की कहाँ नजर लग गई? ठीक है, तो इसमें एक, चूंकि ये जो कार्ल सावर का जो सांस्कृतिक भूदृश्य है, मॉर्फोलॉजी ऑफ लैंडस्केप है, क्षेत्रीय विभेदन अपना होड्सोन का है, ये सारा विचार कहाँ चल रहा होता है? ये अमेरिका में चल रहा होता है।
राइट। होर्सोन भी अमेरिका में चल रहा होता है, कार्ल सावर भी अमेरिका में चल रहा होता है। तो अमेरिका की 3-4 यूनिवर्सिटीज है, उनमें ही आपस में एक संघर्ष चल रहा होता है, भूगोल को हमें कौन सा रूप देना है। तो 1939 में जो 1939 में द नेचर ऑफ ज्योग्राफी किताब आती है होर्सोन की, उसमें जब वो बोलता है, ठीक है, जो अपना क्षेत्रीय विभेदन की संकल्पना रखता है, तो धीरे धीरे लोगों में इस विचार से, प्रादेशिक भूगोल के विचार से, जो केवल प्रदेश का सामान्य वर्णन करता है, केवल तथ्यों को इकट्ठा करता है और जो यूनिकनेस है उसका वर्णन करता है, व्याख्या करता है, एक्सप्लेन करता है, तो इससे लगा कि यार ये भूगोल क्या है, ये कोई भूगोल थोड़ी है, ये तो एक जो है कहानी लेखन हो गया, या एक सिंपल जो है हम कहें कि ये एक भूगोल को अन्य विषयों से अलग रखने का एक तरीका हो गया। तो धीरे धीरे उनको लगने लग गया कि बाकी जो विज्ञान है उनका डेवलपमेंट शानदार हो रहा है, ठीक है, वहाँ पे नियम, प्रतिमान, मॉडल, सिद्धांत बनाए जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। तो धीरे धीरे इस विचार से, प्रादेशिक भूगोल के विचार से एक असंतोष उत्पन्न हुआ, और ये असंतोष जो उत्पन्न हुआ, ये सबसे बड़ा जो असंतोष झटका लगा, वो लगा एक व्यक्ति, उसका नाम है सेफर, ठीक है। सेफर एक व्यक्ति है, उसका नाम, अच्छा, हमास और इजराइल के बीच बमबारी हो रही है। सेफर और जो है सेफर और होर्सोन के बीच में धीरे धीरे यहाँ पर एक संघर्ष उत्पन्न हो जाता है, वैचारिक द्वंद्व उत्पन्न हो जाता है। सेफर को लगता है कि मेरा भूगोल ऐसा नहीं हो सकता है। हालांकि सेफर जो होता है वो प्रारंभिक इकोनॉमिस्ट होता है, आर्थिक भूगोलवेता होता, मतलब अर्थशास्त्री होता है, इकोनॉमिस्ट होता है। तो इकोनॉमी में पूरा क्या है, मॉडल, सिद्धांत, नियम जो है यही चलते हैं, ठीक है। तो किसी ने अगर इकोनॉमिक्स का कोई स्टूडेंट रहा तो उन सबको पता होगा कि जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है, ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स है, उसमें पूरे मॉडल, नियम, सिद्धांत, प्रतिमान यही चलते हैं। तो ये जब इकोनॉमिस्ट जो है भूगोल में अपना पैर पसारता है, सेफर, तो ये एक अपना एक प्रपत्र जारी करता है, ठीक है। कहानी सुना रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा और इंटरलिंक कीजिएगा, ठीक है। सेफर आता है, सेफर अमेरिकन भूगोलवेता है, अमेरिकन अर्थशास्त्री होता है, फिर भूगोल में आ जाता है, भूगोल में रुचि आ जाती है कि इसको लगता है कि यहाँ स्पेस है, ठीक है, यहाँ वैक्यूम है, इसको भर दो, अपना नाम हो जाएगा, ठीक है। तो ये भूगोल में आता है। आयोवा विश्वविद्यालय में, आयोवा विश्वविद्यालय का ये प्रोफेसर वगैरह पता नहीं क्या होता है, मतलब उससे जुड़ा हुआ होता है। उस आयोवा विश्वविद्यालय में 1900 मतलब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसका एक प्रपत्र आता है। वो प्रपत्र का नाम है भूगोल में अपवादवाद, एक्सेप्शनलिज्म इन ज्योग्राफी। अब इस भूगोल में अपवादवाद का मतलब क्या हुआ, इसको ध्यान से सुनो, ठीक है। अभी जो मैं बोल रहा हूँ ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, बाकी तो लिख के यही चीजें मैं बताऊंगा, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध तक क्षेत्रीय विभेदन प्रादेशिक भूगोल का काल था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अन्य विज्ञानों से प्रभावित होकर सेफर भूगोल में अपवादवाद का एक जो है प्रपत्र में एक अपनी संकल्पना, कॉन्सेप्ट रखता है। इसका मतलब क्या हुआ, वो ये कहता है कि भूगोल जो है, भूगोल को प्रादेशिक भूगोलवेता है, वो प्रदेश का वर्णन करके अन्य विज्ञानों से इसको अलग रखने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब जब हम भूगोल में केवल प्रदेशों का वर्णन ही करते रहेंगे तो ये अन्य विज्ञानों से अलग है। मतलब जो अन्य वैज्ञानिक सब्जेक्ट है, विज्ञान है, उनमें कारण कार्य पर कारण प्रभाव पर बल दिया जा रहा है, नियम बनाने पर बल दिया जा रहा है, प्रतिमान, मॉडल, सिद्धांत बनाने पर बल दिया जा रहा है, गणितीय कंप्यूटराइज्ड विधियों का प्रयोग किया जा रहा है। जबकि हम भूगोल में क्या कर रहे हैं, बस देख रहे हैं, लिख रहे हैं, देख रहे हैं, लिख रहे हैं, राइट। तो ये कहता है कि इसका मतलब है भूगोल में अपवादवाद का मतलब हुआ कि भूगोल में केवल जो आपका जो पद्धति है ये अन्य विज्ञानों से आपको भूगोल को एक अपवाद के रूप में विषय बना देगा। बाकी विषय तो वैज्ञानिक विषय है, भूगोल एक अपवाद वाला विषय है। तो उस विषय के रूप में, मतलब भूगोल को एक अपवाद वाला विषय के रूप में बनाकर रख देगा ये प्रादेशिक भूगोल। तो इसको आउट करो और भूगोल को वैज्ञानिक विषय बनाओ, क्योंकि भूगोल में स्थानिक परंपरा का अध्ययन होना चाहिए। स्पेशल जो है इंटरेक्शन या स्पेशल तत्वों के बीच में, स्थानिक तत्वों के बीच में जो व्याख्या होती है वो व्याख्या की जानी चाहिए, राइट। वो कहता है कि नियम, सिद्धांत, सामान्य नियम बनाए जाने चाहिए, क्योंकि विज्ञान जो है शुद्ध तत्वों का वर्णन करता है, आनुभविक पर्यवेक्षण करता है। जो है वैज्ञानिक होते हैं, वस्तुपरक होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट पूरा विचार देता है, ये कौन विचार देता है, यहाँ पर सेफर देता है। तो धीरे धीरे सेफर अपने भूगोल में अपवादवाद के साथ साथ ये बहुत बड़ी आलोचना करता है कि आपका जो असंतोष के कारण बताता है, मतलब अपनी भावों को बाहर निकालता है, अपनी जो है ना पूरी जो हम कहें ना पूरी भड़ास जो होती है प्रादेशिक भूगोल के प्रति, उसको वो बाहर निकालता है। वो कहता है कि आपका प्रादेशिक भूगोल बहुत सरल है, आपको कुछ नहीं आता है, आप तो केवल लिख दे रहे हो और उसके अलावा आपके पास कुछ नहीं है। ना तो आपके पास कोई वैज्ञानिक विधि है, ना कोई तरीका है, आप केवल तथ्यों का इकट्ठा कर रहे हो।
ठीक है, जो आप दिख रहा है सारे तथ्य हैं भूगोल के जो भी दिख रहे हैं उन सबको एक कलेक्शन कर रहे हो, एक संकलन कर रहे हो, उसमें भी आपको पता नहीं है कि कौन सा तथ्य कैसे आपस में अंतर संबंधित है, परस्पर संबंधित है, इसमें भी आपको ये बात समझ में नहीं आ रही है। ये कौन कह रहा है? सेफर कह रहा है, ठीक है, उसकी आलोचना कर रहा है। ठीक है, आपके पास ना तो वैज्ञानिक विधि है, ना कोई तरीका है, ना कोई जो है आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, बस एक ही कारक को पकड़े हुए प्रदेश 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 और उसका अध्ययन करते जाओ। ठीक है, आपका जो प्रादेशिक भूगोल है, विशिष्ट प्रदेश का अध्ययन है, जिसको हम क्या कहते हैं, अपने फ्रांस में प्रादेशिक भूगोल की उत्पत्ति पेज के माध्यम से होती है। ब्लास, विडाल्डी लाब्लास का कॉन्सेप्ट है पेज, PAYS, पेज, जो एक यूनिक प्रादेशिक प्रदेश से एक छोटा विशिष्ट जीवन शैली वाला प्रदेश है, जिसको हम जनरेटिव वाई भी कहते हैं। तो आपका जो पेज का कॉन्सेप्ट है, विशिष्ट छोटे प्रादेशिक प्रदेश हैं, उसके माध्यम से पूरे विश्व का अध्ययन नहीं किया जा सकता है, पूरे विश्व का सारा अध्ययन नहीं किया जा सकता। इसलिए कहते हैं कि आपकी ये जो सारी विधियां हैं ये सब छोड़ दो, हमारी जो विधि है, वैज्ञानिक विधि जो है, क्रमबद्ध विधि को अपनाना पड़ेगा। भूगोल में अगर भूगोल को वैज्ञानिक विषय बनाना है, भूगोल में अगर उच्च लेवल पर जाना है, भूगोल को अपवाद वाला विषय नहीं बनाकर सामान्य विज्ञानों के विषय में शामिल करना है, तो भूगोल में क्या करना पड़ेगा? भूगोल में हमें ये करना पड़ेगा कि भूगोल में हमें वैज्ञानिक नियम बनाने पड़ेंगे, विधियां, प्रतिमान बनाने पड़ेंगे। साथ में भूगोल की जो अध्ययन पद्धति होनी चाहिए वो प्रादेशिक से क्या होनी चाहिए? प्रादेशिक से वो सैद्धांतिक होनी चाहिए, प्रादेशिक से वो प्रतिमान वाली होनी चाहिए, राइट। प्रादेशिक से क्या होनी चाहिए? स्थानिक संकल्पना वाली होनी चाहिए। प्रादेशिक अध्ययन पद्धति या निगमनात्मक, इसको हम बोलेंगे प्रादेशिक अध्ययन पद्धति से क्रमबद्ध पद्धति होनी चाहिए, टॉपिकल मेथड अपनाया जाना चाहिए। साथ में इडियोग्राफिक से नोमोथेटिक होनी चाहिए। मतलब ये पूरा परिवर्तन है, पूरा एक ये जो विवाद चल रहा है, ये विवाद भूगोल का क्या है, सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जाता है कि इसके पहले का जो भूगोल है, जो आज से 2300 वर्षों तक चला आ रहा था, अब भूगोल का पूरा स्वरूप ही चेंज हो गया। 2300 वर्षों तक जो भूगोल में था, केवल भूगोल को स्थानिक तत्वों के वर्णन का विज्ञान मान रहे थे या वर्णन का एक अध्ययन मान रहे थे। उस भूगोल का अब स्वरूप किधर जा रहा है? वैज्ञानिक विधि की तरफ जा रहा है, साक्ष्य की तरफ जा रहा था। ये सारा व्यक्तिपरक था, इसमें मानव मूल्य शामिल थे। यहाँ पे जो नया कॉन्सेप्ट आ रहा है, इसमें मानव का कोई योगदान नहीं है, मानव को यहाँ पर बाहर कर दिया जा रहा है वापस। मानव की मूल्य, मानव की भावनाएं, मानव की सोच को सबको बाहर किया जा रहा है। प्रत्यक्षवादी दर्शन को यहाँ पर लाया जा रहा है कि जो आप प्रत्यक्ष देख रहे हैं, जो आप अनुभव कर रहे हैं, उसी को ही लागू किया जाना चाहिए। वो साक्ष्य हैं, ठीक है, वो ऑब्जेक्टिव है, उसमें मानव की सोच, विचार, व्यवहार, मानव की जो संस्कृति है, मानव के बिलीफ्स हैं, वो कहीं काम नहीं आ रहे हैं। तो मानव मूल्य, मानव ये जो नया विज्ञान है, ठीक है, जिसे मात्रात्मक क्रांति हम कहते हैं, धीरे धीरे उसी का मतलब सेपर हॉर्सोन के वाद विवाद से ही निकल कर आ रहा है। इसको हम क्या कहते हैं? मात्रात्मक क्रांति। ये जो मात्रात्मक क्रांति या प्रत्यक्षवाद का दर्शन है या सेफर का दर्शन है, ये मानव मूल्य स्वतंत्र है, मानव मूल्य को बाहर कर दिया है। केवल जो वास्तविक है, जो आनुभाविक है, जिसको परखा जा सकता है, जिसको साक्ष्य के द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है, जिसको प्रत्यक्ष देखा जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है, वही वैज्ञानिक विषय क्या होना चाहिए? भूगोल होना चाहिए। ये कौन कहता है यहाँ पर? ये सेफर कहता है, और ये सेफर का ही प्रत्यक्षवादी दर्शन है, ठीक है, यही प्रत्यक्षवाद है। इसको हम अभी डिटेल से देखेंगे। समझ में आया या नहीं आया? बस पूरे अभी आधे घंटे और इन्हीं चीज़ों को मैं लिख लिख के बताने वाला हूँ। पूरा जो निचोड़ जो है वो मैंने आपको बता दिया है। अब क्या हुआ कि जो पर्सपेक्टिव मतलब जो हॉर्सोन है, उसको लगा धक्का कि यार ये तो बड़ा सफल आलोचक बन गया मेरा, ठीक है, उसको धक्का लगा। धीरे धीरे क्या है कि जो प्रादेशिक विधि थी, जो 2300 वर्षों से चली आ रही थी, धीरे धीरे इसकी आलोचना और होने लग गई। सेफर का जो विचार था, हॉर्सोन का जो विचार था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, वो धीरे धीरे डाउन होने लग गया और एक उभार आने लग गया सेफर का, ठीक है। जो नए भूगोलवेता थे, जो वैज्ञानिक विषय का अध्ययन कर रहे थे, वो धीरे धीरे किसके सपोर्ट में आने लगे? यहाँ पर सेफर के सपोर्ट में आने लगे, जिसमें सबसे बड़ा नाम एक आता है एकरमैन का, ठीक है। तो धीरे धीरे एकरमैन भी कहता है कि भूगोल को प्रादेशिक से क्रमबद्ध बनाया जाना चाहिए, ताकि हम सारे तत्वों का क्रमबद्ध अध्ययन कर सकें, कोई भी विषय पीछे नहीं छूटे। और सबसे बड़ा एक अंतर और बताया जाता है सेफर के द्वारा, अपवादवाद के रूप में ये कहा जाता है, अगर भूगोल को हम प्रादेशिक अध्ययन के रूप में ही देखेंगे, अगर हम भूगोल को प्रादेशिक अध्ययन के रूप में ही देखेंगे, तो भूगोल में जो भूगोल का संबंध है अन्य विषयों से टूट जाएगा या अन्य विषयों से क्षीण हो जाएगा। भूगोल को अन्य विषयों से हम इंटर रिलेटेड नहीं कर पाएंगे, भूगोल का अन्य विषयों से अंतर संबंध नहीं बन पाएगा, भूगोल एक अपवाद के रूप में ही रह जाएगा। इसीलिए ये जो विचार दिया इसने, एक्सेप्शनलिज्म इन ज्योग्राफी, किसने दिया? ये सेफर ने दिया है, ठीक है। ये किसने दिया है? सेफर ने दिया है। समझ में आया या नहीं आया?
समझ में नहीं आया है तो जाके वापस किताब पढ़िएगा, आराम से समझ में आएगा। एक विचार है, एक कहानी है, ठीक है, एक परिवर्तन है, एक ट्रेंड चेंज हो रहा है, नया प्रतिमान स्थापित हो रहा है, चौथा प्रतिमान, चौथा प्रतिमान जिसे भूगोल में मात्रात्मक क्रांति कहते हैं। ये टर्निंग पॉइंट है पूरे अब तक के भूगोलवेताओं का और आगे आने वाले नए भूगोलवेताओं का। अब होता क्या है कि ये जो मात्रात्मक क्रांति का दौर है ये बहुत छोटा होता है, क्योंकि जब भूगोल से मानव मूल्य को बाहर किया गया, जब भूगोल को मानव मूल्य से स्वतंत्र किया गया, वो दौर बहुत कम चला, बहुत छोटा रहा। आपने ये देखा होगा 1859 का जो दौर है, डार्विनवाद का दौर, उसके बाद में मानव को भूगोल से बाहर करने की कोशिश की गई। तुरंत जो है मैदान में आकर कौन खड़ा हो गया? रेड जेल खड़ा हो गया। रेड जेल ने कहा कि नहीं नहीं, मानव को भूगोल से बाहर आप नहीं कर सकते। उसने अपनी किताब लिखी एंथ्रोपोजियोग्राफी और साथ में मानव भूगोल का जनक बनकर वो बैठ गया। समझे या नहीं समझे? 1859 के बाद जब डार्विनवाद आया, मैं बहुत अच्छे से बता चुका हूँ, रिकॉल करवा रहा हूँ। 1859 के बाद जब डार्विनवाद का जो कॉन्सेप्ट था, ठीक है, उसके बाद में भूगोल को वापस वैज्ञानिक विषयों की तरफ या भौतिक भूगोल की तरफ या प्राकृतिक वैज्ञानिक मतलब प्राकृतिक विज्ञान की तरफ ढकेलने की कोशिश की गई, जिसमें एक व्यक्ति है जिसका नाम है जर्लैंड। उसने कहा कि मानव का वैज्ञानिक विश्लेषण नहीं किया जा सकता, इसलिए मानव को उखाड़ फेंको, मतलब मानव को भूगोल से बाहर कर दो। ये किसने कहा था? जर्लैंड ने कहा था। तो ये उस दौर का था। तो वो दौर बहुत छोटा चला, 10-20 साल वो दौर चला। तुरंत जो है वापस एंथ्रोपोजियोग्राफी के माध्यम से मानव भूगोल को भूगोल में बड़े रूप में स्थापित कर दिया। किसने? रेड जेल ने। ऐसे ही वापस ये दौर आया है। ये दौर कौन सा है? मात्रात्मक क्रांति और प्रत्यक्षवाद का दौर है। इस दौर में भी भूगोल को वापस वैज्ञानिक विषय बनाने की कोशिश की जा रही है, भौतिक रूप से बनाने की कोशिश की जा रही है, साइंटिफिक सिद्धांत मॉडल बनाने की, नियम बनाने की तरफ कोशिश की जा रही है। तो ये कोशिश चली, लेकिन बहुत छोटी कोशिश चली, क्योंकि मानव मूल्य को जब भूगोल से बाहर किया जाता है तो उसके सपोर्ट में काफ़ी लोग आ जाते हैं और वो फिर आगे इसमें ही मतलब वापस मानव को भूगोल में वापस स्थापित करने का कार्य करते हैं। तो तुरंत मात्रात्मक क्रांति के विरोध में क्या आया? यहाँ पर आचार परक भूगोल आया, मानववादी भूगोल आया, कल्याणवादी भूगोल आया, उग्र सुधारवादी भूगोल आया, उत्तर आधुनिकवाद आया, नारीवादी भूगोल आया। बहुत सारे कॉन्सेप्ट इतने साथ एक साथ निकल कर आ गए ताकि मात्रात्मक क्रांति को रोका जा सके कि आपका उभार बस यहीं तक सीमित है। ठीक है, चलिए, वीडियो अटक रहा है, लाइव में ऐसे मत कीजिए यार, इतनी अच्छे से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, पूरी ब्लैंक आ रही है। अभी तक कहाँ थे? अरे इतना अच्छा मैंने आपको समझाया, बताया है, एक बार वापस बताइए। मैं वापस बता नहीं पाऊंगा इस चीज़ को, क्योंकि ये जो धारा प्रवाह एक साथ ही निकलता है। सब कुछ ठीक ठाक है, मैं आगे बढ़ूं। सही चल रही है सुमन? बाकी लोगों के बताइए, मैं चेक कर लेता हूं यहाँ पर। मेरे यहाँ तो ठीक आ रही है। ब्लैंक, थोड़ा सा ब्लैंक जरूर आ रहा है, क्योंकि सामने वाली लाइट है वो 2 दिन से नाराज हो रखी है मुझसे। मतलब जब मैं क्लास में मतलब पूरे दिन सही चल रही होती, जैसे ही मैं क्लास स्टार्ट कराऊँ वो ब्लिंक करना स्टार्ट करती है। मतलब आधी बंद हो जाती है, आधी चालू रहती है, चेंज करवाना पड़ेगा उसको। ठीक है, स्टार्ट करें। सब कुछ ठीक? ओके, डन। चलिए, मैंने जो बात कही उसको आप पकड़ पाए या नहीं पकड़ पाए, ये बताइए मुझे। वीडियो चल रहा है नहीं चल रहा, वो छोड़ो अब। ओके, डन डन डन। ठीक है, मैंने जो अभी कही वो बात पकड़ पाए या नहीं पकड़ पाए, मैंने पूरा बता दिया है। अब होता क्या है कि इसी विवाद को, मतलब इसी जो झगड़ा है जो 2 यूनिवर्सिटी के बीच चल रहा है, एक होडसोन और एक आयोवा विश्वविद्यालय का जो नया लड़का है उसका नाम है शेफर। ठीक है, इनके बीच में जो एक युद्ध चल रहा है, एक वाद विवाद चल रहा है। अब उसको लगता है कि यार मेरा जो बड़ा कॉन्सेप्ट था होडसोन का, जिसने 1839 में, जो मध्य 20वीं शताब्दी का महान भूगोलवेता माना जाता है, पूरे विश्व में भूगोल का जो है उसका बोलबाला था, प्रादेशिक भूगोल का और क्षेत्रीय विभेदन का। ठीक है, ये नेचर ऑफ ज्योग्राफी उसकी जो किताब थी, बड़ी चर्चा हो रही थी चारों तरफ। उसको लगा कि यार मेरा तो जो है मामला धराशायी हो गया। फिर उसको लगा कि वापस प्रत्युत्तर दिया जाना चाहिए। तो 1859 में होता क्या है, वीडियो क्वालिटी ओके, ठीक है, डन। 1859 में क्या होता है, वापस पर्सपेक्टिव, मतलब भूगोल की प्रकृति के संदर्भ उसको कहा जाता है, संदर्भ कहा जाता है। पर्सपेक्टिव नेचर ऑन, मतलब ये नेचर ऑफ ज्योग्राफी जो किताब आती है उसमें पर्सपेक्टिव जुड़ जाता है। ठीक है,
पर्सपेक्टिव नेचर ऑन ज्योग्राफी जो 1859 की किताब आती है, मतलब भूगोल की प्रकृति का संदर्श उसको कहते हैं, ठीक है, हिंदी में उसको भूगोल की प्रकृति का संदर्श। तो वापस पर्सपेक्टिव ऑफ नेचर ऑन द ज्योग्राफी या पर्सपेक्टिव ऑन नेचर ऑफ ज्योग्राफी जो किताब आती है, इस किताब में वापस वो प्रत्युत्तर देने की कोशिश करता है सेफर को। सेफर को कहता है कि नहीं नहीं, आपका जो भूगोल है नियम सिद्धांत बनाने का, जो वो भूगोल में लागू नहीं हो सकता है, क्योंकि भूगोल में जो है तथ्य पाए जाते हैं, तथ्यों में क्षेत्रीय विविधता पाई जाती है। तो कहाँ कहाँ कितने कितने नियम बनाओगे आप, आपके नियम नहीं चलेंगे। वापस बहुत प्रहार करता है कौन, हॉर्सन। हॉर्सन कहता है कि आप नियम बना दोगे, सिद्धांत बना दोगे, ये कैसे बनाओगे, कितने बनाओगे, क्योंकि भूगोल जो है वो प्रादेशिक भूगोल है, ठीक है, प्रादेशिक तत्वों का अध्ययन है, भूदृश्य का अध्ययन है, और भूदृश्य हर कुछ दूरी पर परिवर्तित होता है, ठीक है, और हर भूदृश्य की अपनी एक यूनिकनेस है। तो आप सार्वभौमिक, मतलब आप जो है सार्वभौमिकरण नहीं कर सकते। अगर भूगोल का अध्ययन करना है तो प्रादेशिक अध्ययन ही करना पड़ेगा। अगर आप क्रमबद्ध अध्ययन करेंगे तो सारे तत्व उसमें नहीं आ पाएंगे, कुछ तत्व उससे बाहर हो जाएंगे। तो भूगोल में आप कुछ तत्वों को छोड़ दोगे, सारे तत्व उसमें नहीं आ पाएंगे। तो आप जो तरीका अपना रहे हैं वो नियम सिद्धांत बनाने का, ये इसमें लागू नहीं हो सकता, चूंकि भूगोल ऐसा विषय है जिसमें प्रादेशिक जो है भूदृश्य उसका अध्ययन करते हैं, उसमें पाए जाने वाले विविधात्मक लक्षणों का अध्ययन करते हैं, और उस लक्षणों का स्वामी कौन है, वो है मानव, ठीक है। इसलिए मानव मूल्य, मानव की सोच, मानव एक सक्रिय प्राणी है जो कि वहां के भूदृश्य को परिवर्तित करके, प्राकृतिक भूदृश्य को परिवर्तित करके सांस्कृतिक भूदृश्य का निर्माण करता है। तो सांस्कृतिक भूदृश्य को प्राकृतिक भूदृश्य से आप अलग नहीं कर सकते, उसका अध्ययन आपको करना पड़ेगा। तो मानव मूल्य अति आवश्यक है, मानव को आप बाहर नहीं कर सकते। तो इस तरह का जो है प्रत्युत्तर वापस कौन देता है, यहाँ पर हॉर्सन देता है, ये पर्सपेक्टिव ऑन द पर्सपेक्टिव ऑन नेचर ऑफ ज्योग्राफी, ठीक है, द पर्सपेक्टिव ऑन नेचर ऑफ ज्योग्राफी, ठीक है, ये इसमें देने की कोशिश करता है, राइट। तो यहाँ पर धीरे धीरे चलता है, लेकिन जो सेफर है, चूंकि कोई भी विचार होता है उसका अतिवाद आता है, या कोई भी विचारधारा है वो कुछ समय तक चलती है, फिर धीरे धीरे उस विचारधारा से लोगों का मोह उठने लगता है, या हम कहना एक एंटी इनकम्बेंसी आ जाती है। धीरे धीरे लोगों को लगता है कि यार अब इसको छोड़ो, यार कुछ नया चाहिए, मतलब लोगों को जो है वो बोरिंग लगने लगता है। अब फिर जो नए युवा आते हैं तो वो नई चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। तो जो नए युवा आए तो वो सारे किसके साथ जुड़ गए, सेफर के साथ जुड़ गए। धीरे धीरे जो ये प्रादेशिक भूगोल का बहुत लंबे काल तक का जो एक अध्ययन उपागम चल रहा था, एक दृष्टिकोण अप्रोच भूगोल में चल रहा था, ये डाउन हो जाता है। उभार किसका आता है, प्रत्यक्षवाद का। प्रत्यक्षवाद जो है एक दर्शन है अगस्त काम्टे का, और इस प्रत्यक्षवाद के बाद में ये दार्शनिक आधार बनता है मात्रात्मक क्रांति का। तो पूरा मात्रात्मक क्रांति का दौर स्टार्ट हो जाता है इस वाद विवाद से, ठीक है। तो ये वाद विवाद अत्यधिक महत्वपूर्ण है। 1859 बोल दिया क्या मैंने, 1859 तो डार्विनवाद का है, 1959, ठीक है, 1939 और 1959। नितिन गहलोत 1859 कैसे, 1859 नहीं, फ्लो में, ठीक है, वो 1859 बोल दिया होगा मैंने। 1859 का जो कॉन्सेप्ट है वो डार्विनवाद का है, रिटर और हम्बोल्ट की मृत्यु है, ठीक है। 1959 की बात चल रही है। द्वितीय विश्व युद्ध 1945 तक का जो काल होता है वो होता है प्रादेशिक भूगोल का। 1945 के बाद में, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में वापस क्या निकल कर आता है, यहाँ पर इनका विवाद भी सामने आता है। फिर प्रत्यक्षवादी दर्शन के आधार पर, हार्सन सेफर के वाद विवाद के आधार पर जो है 1970 तक या 1970 से पहले ही मात्रात्मक क्रांति वापस समझ जाती है, निपट जाती है, ठीक है। इसको वापस हम अच्छे से देखेंगे, राइट। आगे बढ़े, क्लियर, ये सारी चीज़ें आपके समझ में आई या नहीं आई। अब इसी चीज़ों को हम धीरे धीरे वापस देखेंगे। सारा सीन जो अभी बताया वही है, उसमें नया कुछ नहीं है, राइट। अब देखो यहाँ पर जो शुरुआत है, हमने जहाँ पर छोड़ा था, हॉर्सन का क्षेत्रीय विभेदन पूरा कॉन्सेप्ट देखा था, उसकी आलोचना, हॉर्सन के सिद्धांत की, ये हॉर्सन का क्षेत्रीय विभेदन है, उसकी प्रासंगिकता, ये सारा हमने देखा था, राइट। अब नया यहाँ पे जो विवाद है इसको देखते हैं। इसको कहते हैं हॉर्सन सेफर वाद विवाद। ये क्या है, हॉर्सन सेफर वाद विवाद है, राइट। इस वाद विवाद की जड़ें कहाँ हैं या शुरुआत कहाँ से होती है अगर हम कहें, देखो सबसे पहले अगर यहाँ पे देखें, इस
हॉर्सॉन शेफर के वाद विवाद की शुरुआत कहाँ से होती है, जड़ें कहाँ से होती है। तो ये एक परिवर्तन है, जो विवाद है वो एक परिवर्तन है। किसका परिवर्तन है? प्रादेशिक भूगोल या प्रादेशिक दृष्टिकोण से परिवर्तन किसका है? ये सैद्धांतिक दृष्टिकोण। किसमें? भूगोल में, या इस अंश को हम सैद्धांतिक भूगोल भी कह सकते हैं, ठीक है। या हम इसको कह सकते हैं इडियोग्राफिक जो मेथड है, इडियोग्राफिक मेथड से नोमोथेटिक अप्रोच। ठीक है, इडियोग्राफिक से ये क्या अप्रोच है? नोमोथेटिक अप्रोच है। तो ये एक परिवर्तन है, ठीक है। इडियोग्राफिक से नोमोथेटिक और प्रादेशिक से सैद्धांतिक, ठीक है, या नियम निर्माण का भूगोल हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। प्रादेशिक जो है ये क्षेत्र वर्णनी भूगोल या कोरोलॉजी से भी हम परिवर्तन किधर? सैद्धांतिक भूगोल की तरफ मान सकते हैं। तो ये जो परिवर्तन होता है, इस परिवर्तन के कारण ही ये विवाद होता है। अब देखो, इस विवाद के हम जड़ें कहाँ है? वो क्षेत्रीय विभेदन है, प्रादेशिक भूगोल में है, ठीक है। तो यहाँ का जो स्टार्टिंग का प्रादेशिक भूगोल चल रहा होता है, ठीक है, इसमें देखो प्रादेशिक भूगोल से असंतोष के कारण, कि किन कारणों से प्रादेशिक भूगोल से असंतोष उत्पन्न होता है, शेफर को दिक्कत होती है। तो यहाँ पे शेफर देखो क्या क्या तर्क रखता है, वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। शेफर नंबर 1 कहता है जो प्रादेशिक भूगोल है वो अति सरल है। प्रादेशिक भूगोल अति सरल है या सरलीकरण है, अति सरल है, ठीक है। दूसरा ये कहता है इसमें वैज्ञानिकता का अभाव है, ठीक है, इसमें वैज्ञानिकता का अभाव है, ठीक है, ये अभाव था इसलिए। तीसरा कारण इसमें आता है, इधर लिख रहा हूं, इस दृष्टिकोण में या इसमें केवल भौगोलिक तथ्यों के संकलन की बात की जाती है। भौगोलिक तथ्यों का संकलन अत्यधिक किया जाता है, अत्यधिक किया जाता है, लेकिन इन तथ्यों के बीच, लेकिन इन तथ्यों के बीच परस्पर अंतर संबंध का अभाव पाया जाता है, इंटर रिलेशन का अभाव पाया जाता है। राइट, लेकिन इन तथ्यों के बीच अंतर संबंध का अभाव पाया जाता है, कोई परस्पर अंतर संबंध नहीं पाए जाते, केवल भारी मात्रा में भर भर के इकट्ठे कर रहे हैं तथ्यों का, जो देख रहे हैं उसको जाके इकट्ठा कर दो, लिख दो, फटाफट जो है भर दो झोली भूगोल की। इस प्रकार का जो सोच है वो प्रादेशिक भूगोल की सोच है। यहाँ पर कौन कहता है? शेफर कहता है, ठीक है, शेफर। और इस मतलब ये असंतोष के कारण है, धीरे धीरे क्यों इसका मोहभंग होता है, ठीक है। इसके बाद में ये भी कहा जाता है कि जो पूरा विश्व है, समस्त विश्व है, उस समस्त विश्व का अध्ययन प्रादेशिक भूगोल से संभव नहीं है, ठीक है। इसमें यह कहा जाता है समस्त विश्व का अध्ययन, समस्त विश्व का अध्ययन प्रादेशिक विधि से संभव नहीं है। राइट, क्या होना चाहिए, मतलब क्या कहते हैं, और कि जो पेज का कॉन्सेप्ट है, पेज या इसको हम क्या कहते हैं, विशिष्ट मतलब विशिष्ट प्रदेशों का अध्ययन, ठीक है, विशिष्ट प्रदेशों का अध्ययन, जो छोटे यूनिक प्रदेश होते हैं जिसको हम जनरली वाई भी कहते हैं, ठीक है। तो पेज जो विडाल्डी लाप्लास या प्रादेशिक
फ्रांस की प्रादेशिक भूगोल का एक मूल आधार था। ठीक है, इस मूल आधार को इन्होंने कहा कि ये छोटे छोटे क्षेत्रों में आप लागू कर सकते हो, बड़े बड़े क्षेत्रों में इसको लागू नहीं किया जा सकता है। ये क्या हो गया? ठीक है, इसको बड़े बड़े क्षेत्रों में लागू नहीं किया जा सकता है। तो इस पेज क्या है? छोटे 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 विशिष्ट प्रदेशों का अध्ययन। ठीक है, तो पेज की संकल्पना स्थानीय है, राइट। इसको या इसके माध्यम से क्या नहीं किया जा सकता है? इसके माध्यम से समस्त विश्व का अध्ययन नहीं किया जा सकता है, राइट। ये कुछ कारण थे जो धीरे धीरे क्या हुआ, उस समय के भूगोलवेताओं में या नए लोगों के अंदर क्या हुआ, एक असंतोष उत्पन्न हुआ। हिस्ट्री के हैंडरिटन नोट्स ऐप में डाल दो। सुनील सर ने रिवीजन शुरू कर दिया है, बिल्कुल ठीक है, डाल देंगे, सुनील सर को बोल देंगे। ठीक है, जोन्स और जॉनस्टन सेम ही है क्या सुमन? देखो, जोन्स और जॉनस्टन अलग होने चाहिए। ठीक है, अलग होने चाहिए। मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि ये जोन्स वाला क्या, जॉनस्टन तो है अपने भूगोल में। ठीक है, दोनों अलग होने चाहिए, राइट। आगे बढ़े तो ये जो स्टार्टिंग की चीज़ें है, ठीक है, स्टार्टिंग की चीज़ें क्या हो रहा था कि इनका जो स्टार्टिंग की चीज़ें जो प्रादेशिक भूगोल का महत्वपूर्ण थी, तो स्टार्टिंग की चीज़ों से धीरे धीरे मोहभंग हो गया नए भूगोलवेताओं का। ठीक है, इसमें एक बड़ी बात और ये भी कहते हैं कि प्रादेशिक भूगोल जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसी से अपवादवाद निकल कर आएगा। देखो, अगर इसमें एक हम बात कहें, प्रादेशिक भूगोल के कारण भूगोल का अन्य विषयों से संबंध क्षीण हो रहा है। राइट। इन्होंने क्या कहा कि जो प्रादेशिक भूगोल है ये एक, इसमें कोई विधि नहीं है, आप जो मन में आए वो वर्णन कर रहे हैं, कोई वैज्ञानिकता नहीं है। तो इसका प्रभाव ये होगा, इसका प्रभाव ये होगा कि आपका जो विधि है इससे भूगोल एक अपवाद के विषय में रूप में रह जाएगा, सिंगल अकेला रह जाएगा। भूगोल एक आइसोलेटेड फील महसूस करेगा, बाकी सारे वैज्ञानिक विषय एक साइड और भूगोल केवल अपवाद के रूप में। ठीक है, इसी क्या रूपरेखा जो रखता है एक्सेप्शनलिज्म इन ज्योग्राफी। ठीक है, कौन रखता है यहाँ पर भूगोल में अपवादवाद, कौन रखता है? सेफर रखता है। ठीक है, ये असंतोष के कारण है प्रादेशिक भूगोल से। ठीक है, ये परिवर्तन की रेखा है, रूपरेखा है हॉर्सन के वाद विवाद की। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, देखो, अगर हम इसकी शुरुआत देखें, विवाद की शुरुआत कौन करता है यहाँ पर? इसकी शुरुआत करने वाला कौन है? प्रतिपादक कौन है? सेफर। ठीक है, सेफर किससे जुड़ा होता है? ये आयोवा स्टेट भी है अमेरिका का। आयोवा विश्वविद्यालय। ठीक है, सेफर होता कौन है? प्रारंभिक तो ये क्या होता है? एक अर्थशास्त्री होता है। ठीक है, अर्थशास्त्री होता है प्रारंभिक रूप से, बाद में क्या बन जाता है? ये भूगोलवेता बन जाता है। राइट। अब ये जो सेफर है इसका एक पेपर आता है। ठीक है, पेपर में अभी अपने विचार रखता है। इस पेपर का नाम है, बहुत महत्वपूर्ण पेपर है ये, भूगोल में अपवादवाद।
एक्सेप्शनलिज्म इन ज्योग्राफी, ठीक है, इसका ये पेपर आता है। अब इस पेपर में ये आलोचना करता है भर भर के, किसकी आलोचना करता है बताइए, दोनों अलग है, ओके, ठीक है, अलग है बिल्कुल। देखो अब यहाँ पे ये क्या करता है, भूगोल में अपवादवाद जो है रखता है यहाँ पर अपने इस पत्र के माध्यम से। सेफर अब यहाँ पर नींव रख रहा है किसकी, ये अपने बहुत सारे तर्क देता है, ठीक है। विज्ञान जो है मतलब विज्ञान विशिष्ट तत्वों का अध्ययन होता है, विज्ञान ये होता है, विज्ञान वो होता है, प्रादेशिक भूगोल ये है, प्रादेशिक भूगोल वो है। तो इस प्रकार के यहाँ पे बहुत सारे ये तथ्यों का अध्ययन रखता है, ठीक है। तो ये कहता है कि जो पहले का भूगोल है, प्रादेशिक भूगोल है, असंतोष के कारण अभी बता दिए, और ये अपने तर्क रखता है, ठीक है। ये कहता है कि भूगोल को वैज्ञानिक विषय बनाया जाना चाहिए। इस अपवादवाद में क्या कहता है, पहले तो इसका आप मतलब समझना कि अपवादवाद का यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि भूगोल के अध्ययन की जो प्रादेशिक विधि है, प्रादेशिक विधि है, भूगोल के अध्ययन की प्रादेशिक विधि अपूर्ण है, अपूर्ण है। इसके कारण भूगोल का अन्य वैज्ञानिक विषयों से संबंध क्षीण हो रहा है, क्षीण हो रहा है। इसलिए भूगोल केवल एक, इसलिए भूगोल सभी वैज्ञानिक विषयों के मध्य क्या रह जाएगा, सभी वैज्ञानिक विषयों के मध्य केवल अपवाद के रूप में रह जाएगा। समझ रहे हैं आप कि सारे विषय, उन सारे विषयों में क्या हो रहा है, वैज्ञानिकता का अध्ययन हो रहा है, ठीक है। सारे विषयों में वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से अध्ययन हो रहा है, नियम बनाने जा रहे हैं, बहुत सारी प्रोसेस, सैद्धांतिक नियम निर्माण, प्रतिमान, मॉडल की चल रही है। लेकिन भूगोल में ऐसा नहीं है। तो भूगोल में केवल प्रादेशिक अध्ययन है जो कि अपूर्ण है, ठीक है। अगर केवल इसी ढर्रे को हम भूगोल में चलाते रहेंगे तो सारे विषय एक साइड, भूगोल केवल अकेला एक साइड, तो ये एक अपवाद के रूप में बेचारा सा बच जाएगा। तो ये भूगोल की स्थिति हो जाएगी। इसलिए भूगोल में अपवादवाद की नींव कौन रखता है, यहाँ पर सेफर रखता है। और इस अपवादवाद कहने का मतलब यही है, समझे या नहीं समझे बताइए। इस अपवादवाद कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर यही है, ठीक है। समझे या नहीं समझे, क्या हुआ, बद एकदम शांति कैसे है। चलें आगे, चलिए। ये भूगोल में अपवादवाद है। अब इसका तर्क क्या है, लॉजिक क्या है, देखो क्या क्या तर्क रखता है आपने इस बात को साबित करने के लिए। इसके जो लॉजिक हैं, ठीक है, किसके, सेफर के तर्क, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सेफर के तर्क क्या है। देखो नंबर 1 ये कहता है, नंबर 1 क्या कहता है कि विज्ञान विशिष्ट तत्वों का अध्ययन है। ये क्या कहता है, विज्ञान विशिष्ट तत्वों का अध्ययन है, साथ में जो विशिष्ट तत्व हैं या विशिष्ट प्रदेशों का अध्ययन तर्कहीन है, ठीक है। बाकी सब क्लियर, ओके। सर सेफर कहाँ का था, सेफर अमेरिकन था, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, सेफर आयोवा विश्वविद्यालय अमेरिकन था, ठीक है। सेफर अमेरिकन था, ठीक है। हॉटसॉन भी अमेरिकन था। तो इन भाइयों के बीच में ही जो है वाद विवाद चल रहा था। विज्ञान विशिष्ट तत्वों का अध्ययन है। दूसरा, ये जो यूनिक तत्व हैं, जो यूनिकनेस की बात चल रही है,
ठीक है, यूनिकनेस क्या है? यूनिकनेस प्रादेशिक भूगोल का विशिष्ट तत्व है, मतलब अनूठापन है। जो बार बार कह रहा था ना होर्सोन कह रहा था कि भूदृश्य के विशिष्टता, अनूठापन, यूनिकनेस का अध्ययन ही क्षेत्रीय विभेदन है। ठीक है, यहाँ पर होर्सोन कहता है कि विशिष्ट प्रदेशों का अध्ययन यहाँ पर वैज्ञानिक विषय के मतलब विशिष्ट प्रदेशों का अध्ययन भूगोल में संभव नहीं है, या विशिष्ट प्रदेशों का अध्ययन जो यूनिकनेस है, विशिष्टता वाले, अनूठेपन वाले प्रदेशों का अध्ययन तर्कहीन है। ठीक है, ये इसमें भी कहता है विशिष्ट प्रदेशों का जो अध्ययन है, विशिष्ट प्रदेश क्या है? अनूठेपन, अनूठे प्रदेश, इसको हम क्या कह सकते हैं? यूनिक प्रदेश, प्रदेशों का अनूठापन, इसको हम ये भी कह सकते हैं प्रदेशों का अनूठापन, राइट। तो प्रदेशों का अनूठापन के बारे में ये कहता है विशिष्ट प्रदेशों का अध्ययन तर्कहीन है, इससे हमें मिलने वाला कुछ नहीं है। ठीक है, विशिष्ट प्रदेशों, मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, पहली बार अपवाद शब्द समझा हूँ। अच्छा, अपवाद पहली बार समझे हैं महेश। ठीक है, एक्सेप्शन होते हैं ना, कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं कि यार ये तो अपवाद वाला व्यक्ति है, इसको मत छेड़ो। ठीक है, ये अलग ही है। ठीक है, ऐसा होता है जनरली। तो जो है ये कहते हैं कि शेफर कहता है कि भूगोल में स्थानिक तत्वों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ये तर्कहीन है, तथा ये कहता है भूगोल में स्थानिक तत्वों का व्यवस्थित अध्ययन कर सकते हैं। भूगोल एक स्पेशियल अरेंजमेंट है, मतलब प्रादेशिक से उसको स्थानिक, वर्णनात्मक से स्थानिक स्वरूप देने की कोशिश की जा रही है कि भूगोल जो है, भूगोल के स्थानिक तत्वों को समझने के लिए सामान्य नियम और सिद्धांत बनाए जाने चाहिए या बनाए जाने आवश्यक है। ठीक है, कौन कह रहा है यहाँ पर? शेफर कह रहा है। ठीक है, तो भूगोल में स्थानिक तत्वों का अध्ययन सामान्य नियम या निर्माण से हम कह सकते हैं स्थानिक तत्वों का अध्ययन सामान्य नियम या प्रतिमान या सिद्धांत, ठीक है, आदि आदि से होना चाहिए। इसी के माध्यम से ही होना चाहिए या इसी के माध्यम से ही संभव है। ये कौन कह रहा है? शेफर कह रहा है। अन्य और तर्क देता है कि भूगोल जो है स्थानिक व्यवस्था का अध्ययन है। साइंस में खूब होता है अपवाद। ओके, ज्योग्राफी में अपवादवाद। अच्छा, ठीक है, आगे बढ़े। तो फाइनली जो निष्कर्ष के रूप में यहाँ पर शेफर क्या कहता है अपने तर्क के रूप में, निष्कर्ष के रूप में ये कहता है कि भूगोल नहीं, स्थानिक व्यवस्था का अध्ययन, ठीक है, ये कहता है स्थानिक व्यवस्था का भूगोल है। ठीक है, स्थानिक व्यवस्था का विज्ञान भी कह सकते हैं। स्थानिक व्यवस्था का विज्ञान ही क्या है? भूगोल है। स्थानिक व्यवस्था का विज्ञान ही क्या है? भूगोल है। कौन कह रहा है यहाँ पर? शेफर कह रहा है। स्थानिक व्यवस्था क्या है? स्पेशल अरेंजमेंट है। ठीक है, जो कारक पाए जाते हैं उन सारे कारकों का एक स्पेशल अरेंजमेंट है। ये सारे कारक जो है आपस में जुड़े होते हैं। ठीक है, इन कारकों का अध्ययन यहाँ पर वैज्ञानिक सिद्धांत, नियम, प्रतिमान, मॉडल, सिद्धांत, गणितीय विधियाँ, मानव मूल्य से स्वतंत्र होकर, निष्पक्ष होकर वस्तुपरक अध्ययन किया जाना चाहिए। एक और इसमें बड़ा कारक आएगा जो आगे हमारा हम कहें कि तीसरा ये है, चौथा पॉइंट ये है। पांचवा पॉइंट अगर हम देखें यहाँ पर ये कहता है भूगोल का अध्ययन क्या होना चाहिए? वस्तुपरक होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ठीक है, वस्तुपरक का मतलब है जो साक्ष्य हमारे सामने, जिसको देखा जा सकता है, परखा जा सकता है, जिसका ऑब्जर्वेशन किया जा सकता है, जो मानव ज्ञानेंद्रियां हैं उससे अनुभव किया जा सकता है, उसको छुआ जा सकता है। ठीक है, मतलब ये वस्तुपरक है। मानव की कपोल कल्पना, मानव की भावना से कोई तत्व नहीं होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, ये भूगोल का अध्ययन वस्तुपरक होना चाहिए। ये कौन कह रहा है इस विवाद में? शेफर कह रहा है। ठीक है, शेफर के ये तर्क हैं। ठीक है, ये पूरा जो है शेफर का हम कह सकते हैं कि सिद्धांत है या शेफर की प्रक्रिया है। अब होता क्या है यहाँ पर?
शेफर के इस प्रक्रिया के माध्यम से एक वापस जो है भूगोल में एक स्वरूप निकल कर आता है प्रत्यक्षवाद का, दार्शनिक आधार बनता है प्रत्यक्षवाद मात्रात्मक क्रांति का। तो मात्रात्मक क्रांति की नींव यहाँ पर ये रखता है, ठीक है, मजबूती से अमेरिका में। इस मात्रात्मक क्रांति को, जैसे हमने अमेरिका के सारे भूगोलवेत्ता पढ़े, तो अमेरिका की जो भूगोल है उसको, अमेरिका के सारे जो भूगोलवेत्ता है उसको जनरली ये कहा जाता है कि ये प्री क्वांटिटेटिव एरा है, मतलब पूर्व मात्रात्मक क्रांति का काल है, ठीक है, प्री क्वांटिटेटिव एरा जो सारे अमेरिका के भूगोलवेत्ता है उनको माना जाता है। तो ये जो सारा द्वंद्व चल रहा है, सारी बड़ी लड़ाई चल रही है, सारी कहाँ चल रही है, अमेरिका में चल रही है। तो यहाँ पर जो नींव मजबूत रखता है शेफर। तो दूसरी तरफ ये लगता है होर्सोन को कि मेरा जो कार्य है, जो मैंने जो सब किया वो सारा क्या हो गया, धराशायी हो गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं वापस। अब यहाँ पे क्या होता है, होर्सोन का जवाब आता है। होर्सोन का हम कह सकते हैं प्रत्युत्तर आता है। होर्सोन का प्रत्युत्तर। प्रत्युत्तर देख लेना, मेरी हिंदी खराब है, राइट, हिंदी और हैंडराइटिंग दोनों खराब है। बस ये है कि इतना आशा विश्वास है कि जो लिखता हूँ वो समझ में जरूर आपके आ जाता होगा, ठीक है। कई बार पुराना जब लिखा होता है तो मेरा खुद का ही मुझे भी समझ में नहीं आता है, कई बार कुछ वर्ड ऐसे होते हैं, बाकी जनरली समझ में आ जाता है, काम चल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो होर्सोन क्या जवाब देता है। तो होर्सोन के जवाब देने का तरीका वापस वही है। वो वापस क्या नाम दे रहा है, देखो 1959 में 1959 में इसकी एक होर्सोन की किताब आती है, बहुत महत्वपूर्ण किताब है। इस किताब का नाम क्या है, पर्सपेक्टिव perspective on nature of geography, on the perspective on nature of geography। अभी ये किसने लिखा था, सुमन नहीं, नीलम शर्मा ने लिखा था ना, द पर्सपेक्टिव ऑन नेचर ऑफ ज्योग्राफी, बिल्कुल नीलम शर्मा ने लिखा था, ठीक है। इसमें दा जुड़ जाएगा, द पर्सपेक्टिव ऑन नेचर ऑफ ज्योग्राफी, ठीक है। ये इसकी किताब आती है। इस किताब में वापस ये प्रहार करता है किसके ऊपर, शेफर के ऊपर, राइट। हैंडराइटिंग ठीक है। इडियोग्राफी को नोमेटिक को भी समझाएं, बिल्कुल समझाते हैं, ठीक है। इसको देखते हैं। इडियोग्राफी को तो मैं बहुत अच्छे से आपको समझा चुका हूँ, ठीक है। इडियोग्राफी को मैं बहुत अच्छे से आपको समझा चुका हूँ, भूल गए होंगे शायद आप। इडियोग्राफिक मेथड को मैं आपको बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ, ठीक है। पर्सपेक्टिव ऑन नेचर ऑफ ज्योग्राफी, ठीक है। अब देखो होता क्या है यहाँ पे, नोमोथेटिक अप्रोच क्या होती है, थोड़ा सा वापस बता देता हूँ, ठीक है। एक है इडियोग्राफिक और एक है नोमोथेटिक। उसको मैं लिख के बता देता हूँ पूरा, ठीक है। एक यहीं पर लिख लेते हैं या नया एक पेज ले लेते हैं। यस, दो मेथड है, दो तरीके हैं। एक है, ध्यान से देखिएगा, वापस समझा रहा हूं, इडियोग्राफिक, दूसरी है नोमोथेटिक। ये दोनों एक दृष्टिकोण है, ठीक है। ये दोनों क्या है, हम ऊपर लिख सकते हैं, भूगोल के अध्ययन के दृष्टिकोण है, राइट। शानदार, आपके समझ में आ जाएगा, कभी नहीं भूलोगे अगर पूरा फोकस इधर रहा तो। देखो इडियोग्राफिक मेथड क्या है, ये एक प्रादेशिक उपागम है, ठीक है। भूगोल का प्रादेशिक उपागम आप कह सकते हैं, ठीक है। ये प्रादेशिक उपागम है। दूसरा नोमोथेटिक क्या है, ये सैद्धांतिक उपागम है। ये क्या है, सैद्धांतिक उपागम है, राइट। थ्योरेटिकल अप्रोच है, तो ये प्रादेशिक है, ठीक है। इस इडियोग्राफिक मेथड को क्या कहते हैं, वर्णनात्मक भूगोल, ठीक है।
अब इस इडियोग्राफिक मेथड में क्या होता है, भूदृश्य के विविधात्मक लक्षणों का अध्ययन, या हम कह सकते हैं प्रदेश विशेष की विशिष्टता, विशिष्टता का मतलब यूनिकनेस हो गई, अनूठापन, विशिष्टता या अनूठापन का अध्ययन। ठीक है, ये एडियोग्राफिक मेथड है। ये जो मेथड होता है ये मानव मूल्य केंद्रित होता है। ये क्या होता है, मानव मूल्य केंद्रित होता है। ठीक है, तथ्यों की, यहां पर तथ्यों का संकलन किया जाता है, संकलन एवं व्याख्या तथा वर्णन। ठीक है, इस मेथड में ये होता है। जबकि नोमोथेटिक अप्रोच में क्या होता है, ये सैद्धांतिक उपागम है। ठीक है, ये वैज्ञानिक विधियों पर अप्रोच आधारित होती है। ठीक है, वैज्ञानिक विधियों पर आधारित होता है। तथ्यों का साक्ष्यपरक अध्ययन, साक्ष्यपरक विश्लेषण, या आप वैज्ञानिक विश्लेषण भी कह सकते हैं। ठीक है, जिस प्रकार यहाँ पर प्रदेश विशेष की विशिष्टता का अध्ययन किया जाता है, तो यहाँ पर क्या किया जाता है, नियम, प्रतिमान, ठीक है, या सिद्धांत के माध्यम से तथ्यों का सरलीकरण किया जाता है। क्या किया जाता है, तथ्यों का सरलीकरण किया जाता है। ये जो है इसमें और लिख रहा हूं मैं। ठीक है, इसका यहाँ पर लिख रहा हूं इडियोग्राफिक मेथड के बारे में। ये क्या है, ये प्रादेशिक अध्ययन पद्धति पर आधारित है। तो ये क्या है, ये क्रमबद्ध पद्धति पर आधारित है। ठीक है, ये क्रमबद्ध पद्धति, नोमोथेटिक अप्रोच क्या है, क्रमबद्ध मेथड पर आधारित है। ठीक है, इसके अलावा और भी इसकी विशेषताएं हैं। और हम देखें, इडियोग्राफिक जो मेथड है, ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, ये मानव मूल्य केंद्रित है। तो इसमें ये मानव मूल्य निरपेक्ष है। ठीक है, इसमें हम क्या कह सकते हैं, ये मानव मूल्य निरपेक्ष है। ठीक है, मानव का कोई योगदान नहीं है, मानव मूल्य निरपेक्ष है एवं मानव मूल्य से, या हम निरपेक्ष या क्या कह सकते हैं, स्वतंत्र है। ठीक है, मानव का कोई योगदान नहीं है, भावनात्मक नहीं है। ठीक है, ये कह सकते हैं। इसके बारे में हम लिख सकते हैं ये जो कॉन्सेप्ट है ये भावनात्मक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जबकि ये क्या है, तथ्यपरक है। ठीक है, ये पूरा क्या है, फैक्चुअल है, तथ्यपरक है। इसको हम कह सकते हैं कि ये व्यक्तिपरक है। ये क्या है, यहाँ पर व्यक्तिपरक है, इसको कहा जाता है सब्जेक्टिव अध्ययन है। ठीक है, ये सब्जेक्टिव है। तो ये क्या है, ऑब्जेक्टिव है, वस्तुपरक है। ठीक है, ये वस्तुपरक है। ये नोमोथेटिक अप्रोच है, ये इडियोग्राफिक अप्रोच है। अब समझ में आ गया होगा। साइंटिफिक स्टडी इज नोमोथेटिक। ठीक है, वैज्ञानिक अध्ययन, ठीक है, लिखा ना, वैज्ञानिक विधियों पर आधारित अध्ययन क्या है, साइंटिफिक मेथड आधारित अध्ययन नोमोथेटिक है। प्रादेशिक, वर्णनात्मक, व्याख्यात्मक, विवेचनात्मक अध्ययन जो है वो इडियोग्राफिक है। ठीक है, ये भावनात्मक है, व्यक्तिपरक है, प्रादेशिक है। ठीक है, ये जो अध्ययन है पूरा इस प्रकार पर आधारित है। जबकि ये जो पूरा है निगमनात्मक, हाइपोथेटिकल, डिडक्टिव मेथड इसमें प्रयोग किया जाता है। तथ्यपरक होता है, नियम, प्रतिमान, मॉडल, वैज्ञानिकता का, ठीक है, और
इन सारे मतलब ऑब्जेक्टिविटी का बहुत अधिक इसके ऊपर फोकस किया जाता है। तो ये नोमोथेटिक है, ये वैज्ञानिक विषयों के निकट है, ठीक है। प्राकृतिक विज्ञानों की विधि का प्रयोग अधिक किया जाता है, राइट। समझ में आया महेश? चलिए थोड़ी सी ब्रीफिंग कर दो सर, इडियोग्राफी। ओके, प्रदीप कुमार समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, ये इडियोग्राफिक मेथड है। अब इस इडियोग्राफिक मेथड का प्रणेता किसको माना जाता है? इस इडियोग्राफिक मेथड का प्रणेता हॉवर्ड को माना जाता है, ठीक है। प्लस ये जो है ये दीर्घ काल तक चलता है। भूगोल में इसका जो योगदान है ये बहुत लंबा काल तक इडियोग्राफिक मेथड चल रहा होता है, बहुत पहले से, ठीक है। इसका जो प्रणेता होता है नोमोथेटिक को हम क्या कह सकते हैं? सेफर प्लस जो मात्रात्मक क्रांति है उसको मानने वाले, मात्रात्मक क्रांति के विचारक जो है वो नोमोथेटिक अप्रोच को मानते हैं, ठीक है। सेफर इसको मानता है। प्लस जो नोमोथेटिक अप्रोच है इसका लघु काल होता है, बहुत लंबे काल तक भूगोल में ये नोमोथेटिक अप्रोच नहीं टिकता है। चूंकि नोमोथेटिक अप्रोच ही मात्रात्मक क्रांति है, नोमोथेटिक अप्रोच ही प्रत्यक्षवाद है। आई थिंक अंडरस्टैंड, समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़े, राइट। तो ये जो विचार है ये सब किसका है आप अच्छे से समझ गए होंगे, दोनों के बीच में अंतर। अब हॉवर्ड का प्रत्युत्तर आता है द पर्सपेक्टिव ऑन नेचर ऑफ ज्योग्राफी। 1959 में 2-3 फटाफट ये लेख लिखता है। उससे पहले भी 1-2 प्रलेख इसके जारी होते हैं। उस प्रलेखों में ये कहता है, किसकी आलोचना करता है? ये सेफर की आलोचना करता है। ये कहता है भूगोल जो है भूदृश्य की वैज्ञानिकता का अध्ययन है या भूदृश्य की विशिष्टता का अध्ययन है, विशिष्टता का अध्ययन है, यूनिकनेस का अध्ययन है। दूसरा ये क्या कहता है? और क्रमबद्ध अध्ययन से क्या नहीं किया जा सकता है? क्रमबद्ध अध्ययन से समस्त भौगोलिक विशिष्टता का, यूनिकनेस का, विशिष्टता का अध्ययन संभव नहीं है। ठीक है। और क्या कहता है? भूगोल को मानव मूल्य स्वतंत्र नहीं बनाया जा सकता है। नहीं बनाया जा सकता है क्योंकि मानव ही प्राकृतिक भूदृश्य को सांस्कृतिक भूदृश्य में क्या करता है? परिवर्तित करता है। राइट, क्या करता है? परिवर्तित करता है। इसलिए अगर मानव को ही आपने बाहर कर दिया है तो भूगोल की वास्तविकता का आप अध्ययन नहीं कर पाएंगे। भूगोल केवल प्राकृतिक विज्ञान का विषय बनकर रह जाएगा। ठीक है। और भूगोल केवल प्राकृतिक विज्ञान का विषय बन जाएगा। ठीक है। और क्या कहता है? और आलोचना करता है, बहुत सारे तर्क देता है। और कहता है प्रतिमान या मॉडल को समस्त
भूदृश्यों पर लागू नहीं किया जा सकता है। ठीक है, लागू नहीं किया जा सकता क्योंकि जो सामान्यकरण के सिद्धांत है, मतलब सामान्यकरण या नियम सभी जगह क्योंकि जो भूगोल के तत्व विविधात्मक होते हैं, अलग अलग होते हैं, क्योंकि भूगोल के तत्वों में क्या होता है, भूगोल के तत्वों में अत्यधिक डाइवर्सिटी पाई जाती है, विविधता पाई जाती है, इसलिए नियमों का या प्रतिमानों का, मॉडल का मतलब प्रतिमानों का समस्त विश्व के लिए सामान्यकरण नहीं किया जा सकता है, सामान्यकरण नहीं किया जा सकता। राइट, इसका कहने का मतलब हुआ कि भूगोल में बहुत अधिक विविधता पाई जाती है। ठीक है, भूगोल में बहुत अधिक विविधता पाई जाती है। आप जो क्रमबद्ध विधि से समस्त विश्व के लिए नियम, प्रतिमान, मॉडल बनाएंगे, वो जो मॉडल है कुछ जगह के लिए लागू हो सकते हैं, चाहे वेबर का मॉडल हो, चाहे किस्टोलर का मॉडल हो, चाहे वोन थुनेन का मॉडल हो। ऐसे मॉडल कुछ जगह लागू हो सकते हैं, ऐसे नियम कुछ जगह लागू हो सकते हैं, लेकिन सभी जगहों पर उसका सामान्यकरण नहीं किया जा सकता है, क्योंकि भूगोल पृथ्वी की सतह के विविधात्मक लक्षणों का अध्ययन है। और विविधात्मक लक्षण का मतलब हुआ डाइवर्सिफाई जो फीचर्स हैं। ठीक है, बहुत अधिक डाइवर्सिटी है, तो कुछ जगह वो लागू होंगे, कुछ जगह लागू नहीं होंगे। इसका मतलब आपका जो अध्ययन है वो अधूरा है, उसमें हम समस्त भूगोल के कारकों का समावेशन नहीं कर पाएंगे, तो आपका जो नियम सिद्धांत का जो नोमोथेटिक अप्रोच है पूरा फेल है। जो मैं बता रहा हूँ प्रादेशिक भूगोल, हॉर्सन कह रहा है कि जो प्रादेशिक भूगोल है उसमें सारे यूनिकनेस के जो कारक हैं उसको हम एक एक करके सब जगह अलग अलग प्रदेशों की विशिष्टता के आधार पर उसका अध्ययन कर रहे हैं कि जो प्रदेश है उसकी क्या यूनिकनेस है, उसका अध्ययन करो, बाकी तत्वों से उसको अलग करो। यही क्षेत्रीय विभेदन है। अगर ऐसा अध्ययन करेंगे तो कोई भी तत्व पीछे नहीं छूटेगा, सारे तत्वों का अध्ययन हो जाएगा, पूरा भूगोल इसमें शामिल हो जाएगा। राइट, तो इस प्रकार ये प्रत्युत्तर देता है। और भी कई जो है एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे, और उस एग्जाम्पल के माध्यम से जो है आप और समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ मूल बातें हैं। ठीक है, हालांकि यहाँ से बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, केवल 2 या 3 क्वेश्चन बनते हैं। शेफर हॉर्सन का वाद विवाद, इनकी नींव क्या है, इनमें मुख्य अंतर क्या है, प्लस नोमोथेटिक अप्रोच क्या है, आइडियोग्राफिक अप्रोच क्या है, प्रादेशिक किसका है, सैद्धांतिक किसका है, और मूल दर्शन क्या है। तो मूल दर्शन प्रादेशिक है और नोमोथेटिक है, बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे। इससे बड़ा डीप लेवल का क्वेश्चन कहीं जाता भी नहीं, मैं तो बहुत ज़्यादा डीप से पढ़ा रहा हूँ। इसको पढ़ाने मतलब इस विवाद को हम 2 शब्दों में भी समाप्त कर सकते थे कि ये आइडियोग्राफिक मेथड इसका है और नोमोथेटिक इसका है, इसलिए दोनों में विवाद हुआ और बात खत्म। ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट को जब डीप में जाते हैं तो पढ़ने का मजा आता है, चीज़ें इंटरलिंक होती है और भूलते नहीं है, वो मन मस्तिष्क में हमारे बैठ जाती है। ठीक है, हालांकि किताब में आप जरूर पढ़िएगा, मेरा भी अभी मन कर रहा है कि जो और इसके क्योंकि किताब में बहुत ये जो एक थीम है उस चीज़ की, ठीक है, किताब में बहुत लंबे चौड़े उसके प्रत्युत्तर दे रखे हैं, उसको पढ़ते हैं तो आपके माइंड में वो जो विचार है, जो कॉन्सेप्ट है वो इनकलकेट हो जाता है, पूरी पिक्चर क्लियर हो जाती है कि प्रत्युत्तर में वापस कहना क्या चाहता है। ठीक है, मैं अभी देखो 1-2 एग्जाम्पल आपको सुनाता हूँ, थोड़ा सा किताब कहाँ रह गई। यस, देखो 1-2 चीज़ मैं आपको बताता हूँ। आप खुद पढ़िएगा, ये पेज नंबर कौन सी किताब, ये अपना एस.डी. कौशिक वाली किताब है। यस, देखो हॉर्सन ने ये मत व्यक्त किया। हॉर्सन क्या कहता है, उत्तर में जवाब देता है वापस, भूगोल को क्रमबद्ध तथा प्रादेशिक भूगोल में विभाजित किया ही नहीं जा सकता है। ये क्या कह रहा है कि जो आप क्रमबद्ध विधि का मतलब सभी सामान्य नियम पूरे विश्व पर लागू कर दो, पूरे विश्व का एक टॉपिक पढ़कर अध्ययन करो। ठीक है, तो ऐसे ये कहता है कि भूगोल को तो प्रादेशिक और दोनों में डिफरेंट, उसको अलग किया ही नहीं जा सकता है।
ठीक है। इसके अलावा वैज्ञानिक नियम बनाना विज्ञान के उद्देश्य वास्तविकता को समझने तथा ज्ञान की सीमा का प्रसार करने का साधन है, अंतिम उद्देश्य नहीं है। हमारा अंतिम उद्देश्य क्या है? हमारा अंतिम उद्देश्य है, काफी चीजें रिलेट हो रही है, ठीक है वंदना, ठीक है। हमारा उद्देश्य क्या है? वास्तव में दोनों का अंतर जो है, अंतिम उद्देश्य में अंतर था, दोनों के साधन एक ही थे। उद्देश्य क्या है? स्थानिक संबंधों के प्रतिरूपों का नियम बनाना, दूसरा स्थानिक संबंधों के अद्वितीय प्रदेशों का वर्णन करना। दोनों में यहाँ पर देखो दो चीजें बताई जा रही है। एक का उद्देश्य है स्थानिक संबंधों के प्रतिरूपों का नियम बनाना, कि जो स्थानिक कारक है उन सब कारकों का नियम बनाना। दूसरा हॉर्सन का अप्रोच क्या है कि स्थानिक संबंधों की यूनिकनेस के प्रदेशों का वर्णन करना, कि स्थानिक कारक पाए जाते हैं उसमें जो यूनिकनेस पाई जाती है प्रदेशों में उसका वर्णन करना। तो दोनों का उद्देश्य सेम ही है, ठीक है, लेकिन दोनों के साधन दोनों का उद्देश्य में अंतर है, लेकिन साधन दोनों का ऑलमोस्ट सेम ही है, ठीक है। तो इसमें यह कहा जाता है कि वैज्ञानिक बनाएंगे तो उसकी व्याख्या करना संभव नहीं है। भूगोल का जो फोकस है मूल रूप से यूनिकनेस पर है, अनूठेपन पर है, तो वो अनूठापन वहीं छुपा हुआ रह जाएगा। आप केवल सुपरफिशियल अध्ययन करेंगे, ठीक है, आप क्या करेंगे? केवल सुपरफिशियल अध्ययन करेंगे, राइट। तो ये कुछ बातें कहता है, इसमें पढ़िएगा आप, बहुत शानदार लिखी हुई है, मजा आएगा आपको पढ़ने में। ये किताब जरूर पढ़िएगा, अभी बहुत लंबा चौड़ा है, इसमें मैं आपको पढ़ के नहीं सुना रहा हूँ, जो मूल थीम थी वो मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। तो ये भी कहता है कि भूगोल को नियम और प्रतिमान बनाने वाला विषय नहीं बनाया जा सकता। भूगोल में भावना है, भूगोल में मानव है, उसका मूल्य केंद्रीय भाव इसमें होना चाहिए, ठीक है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट और इनका वाद विवाद है। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। निक्की का क्वेश्चन है जियोमॉर्फोलॉजी एनवायरमेंट जियोग्राफी और इंडिया कब करवाओगे? बस ये खत्म होते ही वो चलेगा। हाँ, स्ट्रेबो को प्रादेशिक भूगोल का जनक कहते हैं, बिल्कुल ठीक है, कहते हैं स्ट्रेबो का। इसके ऊपर हमने जब पढ़ा था एक विवाद भी चला था हिपार्कस और स्ट्रेबो के बीच में, ठीक है, कहीं कहीं हिपार्कस भी लिखा होता है, राइट। आगे बढ़े, ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया भाविका शर्मा। चलिए अब फिर आगे बढ़ने का मजा है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है। तो ये जो अब सीन चल रहा था, देखो यहाँ पर ये जब अपना प्रत्युत्तर देता है, ठीक है, जैसे मान लो मोदी जी जो है नया विचार रखते हैं और पहले का विचार मान लो राहुल गांधी का चल रहा होता है, तो वापस राहुल गांधी जब जवाब देता है तो वो मोदी जी उसके ऊपर हावी हो जाते हैं, ठीक है। तो मोदी जी के ज़्यादा समर्थक बन जाते हैं, राहुल गांधी का एरा धीरे धीरे क्या होने लगता है? समाप्त होने लगता है। इस टाइप का यहाँ पर सीन प्रोसेस चलता है, राइट। तो इसको अभी यही छोड़ रहे हैं, एक कॉन्सेप्ट और देख रहे हैं यहाँ पर, प्रत्यक्षवाद, ठीक है। उसको अभी देखें या अलग क्लास में देखें? टाइम क्या हो गया है? आपने 9 बजे स्टार्ट की थी ना, 10:15 हो गई। प्रत्यक्षवाद में आधा घंटा और लगेगा, तो मैं सोच रहा हूँ कि कल कर लेते हैं, कल मॉर्निंग में कर लेते हैं इसको, प्रत्यक्षवाद को, ठीक है। प्रत्यक्षवाद इसका मूल आधार बनता है। क्लास लंबी हो जाएगी, बच्चे शिकायत करेंगे सर हमारा जो है डाउनलोड करने में देखने में दिक्कत आती है, उसको कल कर लेते हैं। ओमी कुंदन, ठीक है, चलिए कल कर लेते फिर, है ना। अब देखो हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे प्रत्यक्षवाद के बाद, मतलब प्रत्यक्षवाद उसका आधार बनेगा। प्रत्यक्षवाद उसका आधार बनेगा किसका? दार्शनिक आधार बनेगा किसका? मात्रात्मक क्रांति का, ठीक है। और ये दोनों प्रोसेस साथ में चल रही होती है और इसको वैज्ञानिक बनाने की कोशिश की जाती है। प्रत्यक्ष का मतलब है जो हम देख रहे हैं यही वास्तविकता है, इसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। देखा परखा गया जो तत्व है उस तत्व का अध्ययन करना, वैज्ञानिक नियम सिद्धांत साक्ष्य के आधार पर, ठीक है, मतलब जो है हम कहते हैं ना इसको साक्ष्य प्रस्तुत करना या विटनेस के आधार पर, ठीक है। तो ये जो सारा प्रोसेस है इसके आधार पर ही जो है काम किया जाना चाहिए, राइट, ये प्रोसेस होने चाहिए। चलिए तो इसको फिर कल ही देखते हैं, अभी क्लास लंबी हो जाएगी फिर, ठीक है, ओके, कल देखते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है हार्सन शेफर का वाद विवाद, इसको अच्छे से पढ़िएगा, मज़ा आएगा, आपको लिंक कर पाओगे चीज़ों को, और मज़ा उसी को आएगा जो स्टार्टिंग से पहले से चल रहा होगा, आगे बढ़ रहा होगा, ठीक है। जो निश्चयवाद उसको समझ में आया, फिर दूसरा पैराडाइम आया, फिर तीसरा पैराडाइम आया, फिर नव निश्चयवाद भी साथ साथ में पैरेलल चला, फिर क्षेत्रीय विभेदन आया। क्षेत्रीय विभेदन क्या कहना चाहता है, इडियोग्राफिक क्या है, इडियोग्राफिक से क्यों असंतुष्टि उत्पन्न हुई, शेफर का जो है मूल प्रश्न क्यों सामने आया,
ठीक है। और ये जो किताबें आई दोनों किताबों में क्या कहना चाहता है सेफर, क्या कहना चाहता है सेफर, किस अप्रोच माइंड या किस विचारधारा वाला व्यक्ति है, क्यों वो आलोचना करता है, वो अपने तर्क क्या देता है, वापस प्रत्युत्तर के रूप में होर्सोन क्या कहता है। तो ये सारी चीज़ें आपस में इंटरलिंक होनी चाहिए। ठीक है, चलिए गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। ओके, थैंक यू। महेश चंद, मज़ा आ रहा है। थॉट है ना, मुझे भी पढ़ाने में मज़ा आ रहा था। मतलब पहले कुछ चीज़ें जैसे मैं पीपीटी के माध्यम से पढ़ाता था तो वो उसकी कुछ मजबूरियाँ थी, कुछ फैक्चुअल चीज़ें थी, कुछ ऐसी चीज़ें थी तो उसको हम जो है उसकी व्याख्या करने का मज़ा नहीं होता, केवल वो समझ मतलब ठीक है चीज़ें हैं ये देख लो बस, इन्फॉर्मेशन होती है तो यहाँ पर चीज़ें जुड़ रही होती है। ठीक है, हिकेटियस था। ओके ओके, ठीक है सोनू, बिल्कुल हिकेटियस था। क्लास कंटिन्यू रखें, क्लास कंटिन्यू नहीं रख पाएंगे महेश, सुबह करते हैं उसको। ठीक है, सुबह करते हैं, चलिए ठीक है, सुबह करते हैं। सेम यही चीज़ आगे बढ़ेगी धीरे धीरे और आगे मजा आएगा धीरे धीरे। आचार परक, मानवतावादी भूगोल, ये डेविड हार्वे आएगा, उग्रवादी एकदम कि अब तो क्रांति करनी है। ठीक है, हम पढ़ेंगे इसको। सर बुक माजिद हुसैन ही है क्या या कोई और सोर्स? देखो मैंने माजिद हुसैन केवल एक बार पढ़ी है, मैं एच डी कौशिक को प्रिफर करता हूँ, वो पढ़ता हूँ, उसमें चीज़ें बड़ी विस्तृत दे रखी है, शानदार दे रखी है। स्टार्टिंग में दिक्कत होती है, एक बार पढ़ेंगे मज़ा नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा, 2 बार पढ़ेंगे, 3 बार पढ़ेंगे, धीरे धीरे समझ विकसित होगी तो चीज़ों को जब इंटरलिंक करेंगे तो कॉन्सेप्ट आपके समझ में आएगा और फिर उसमें मज़ा भी आएगा। फिर जब उससे शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, मैंने शॉर्ट नोट्स जो आपको दिए हैं वो सारे एच डी कौशिक से ही हैं ऑलमोस्ट, सी ठीक है। तो जब पढ़ेंगे आप, ठीक है, तो वो धीरे धीरे चीज़ें आपकी आपस में इंटरलिंक हो जाएगी। अच्छा पढ़ाया है दिव्या, इसका मतलब रोज़ाना अच्छा नहीं पढ़ते हैं। अच्छा, कॉन्सेप्ट ऐसा है इसलिए मज़ा आया होगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट है। चलिए थैंक यू, गुड नाइट। ठीक है, आप पढ़िएगा, इसमें आराम से समझ में आ जाएगा। और करते हैं आगे धीरे धीरे, सारे कॉन्सेप्ट ही हैं, 2-3 दिन में फटाफट कॉन्सेप्ट को समाप्त करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ओके, गुड नाइट।